हेलो बच्चों, ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक वीडियो के साथ। ये वीडियो हमारी पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में हमने देखा कि रूढ़िबद्धता क्या है, रूढ़िबद्धता से तात्पर्य क्या है, रूढ़िबद्धता के प्रकार क्या है। अब हम इसी का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है लिंगी रूढ़िबद्धता। इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, अब पार्ट 2 है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि लिंगी रूढ़िबद्धता के आगे रूढ़िबद्धता की विशेषता क्या है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लिंगी रूढ़िबद्धता की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हम विशेषता में देखेंगे कि व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती है। इसकी सबसे पहली विशेषता है कि व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती है। अब व्यवहार को, क्योंकि जब विचारों में रूढ़िबद्धता आ जाती है तो व्यक्ति उसी के अनुसार जो है वो व्यवहार करता है। तो इसलिए इसकी पहली विशेषता है कि जब पूरा समूह उसे फॉलो करता है तो उनका व्यवहार भी उसी तरह का हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करने का काम भी जो है रूढ़िबद्धता करती है। इसकी एक विशेषता है। दूसरी क्या है कि सामाजिक संरचना को स्थायित्व करने में रूढ़ियों की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है। यानी कि जो सामाजिक जो संरचना है, जो एक स्ट्रक्चर है, उसको स्थायित्व करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हम अगर बात करें, जैसे शादी ब्याह का मौसम चलता रहता है, तो अगर हम बात करें प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल में जो वर है वो धोती और कुर्ता पहन करके, अंगोछा रख करके और मतलब फेरे लेता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ। और अगर आज हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, तो आज धोती और कुर्ता पहनकर कोई सात फेरे नहीं लेता। धीरे धीरे जो है वो विचारधाराओं में एडवांस पना आ गया है। तो इसलिए जो भी पुराने जो वृद्ध हैं वो अगर उस शादी में आकर बैठते हैं तो उनका कमेंट्स इतना था, अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा था। लेकिन वो उनका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे समूह ने उसको फॉलो कर लिया है। बहुत सारे समूह ने उसे हम कह सकते हैं कि परमिशन दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है एक जो है वो व्यवहार में लोगों के शामिल हो गई है, एक परंपरा में शामिल हो गई है। हम इसको भी कह सकते हैं कि जर्नली है। अब कोई एक, हाँ ये है कि वो एक जो अंगोछा है उसको कंधे पर रख लेते, एक शुभ जो प्रतीक है शुभता का, वो उसे लेकर चलते हैं। लेकिन पोशाक जो है उसमें परिवर्तन हुआ है। तो ये क्या है कि सामाजिक संरचना को भी हम कह सकते हैं स्थायित्व करने में इसकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है। ये दूसरी। तीसरी विशेषता क्या है कि यह गतिहीन होती है, क्योंकि व्यक्ति इसको आत्मसात करता। ये गतिहीन होती है। अच्छा, गति यानी कि एक ही स्पीड में चलना, कंटिन्यू चलना। ठीक है, लेकिन ये गतिहीन होती है। अच्छा, सीधे चल रही है, कब ट्रेन चेंज हो जाए ये कह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूढ़िबद्धता जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे व्यक्ति का व्यवहार भी चेंज होता जाता है। अब इसमें क्या है, कोई गति नहीं है, लेकिन व्यक्ति जो है इसे अपने व्यवहार में आत्मसात कर लेता है, इसे अपने आप में उतार लेता है और उसके बाद वो उसको अपने व्यवहार में लेकर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अक्सर ये प्राय जो है गतिहीन होती है, लेकिन गतिहीन होने के बाद भी गति में चलती है, क्योंकि व्यक्ति जो है इसे आत्मसात करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को संचालित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती। ठीक है, इसके बाद है तीसरा, यह आधुनिक विकास में रुकावट है। अगर हम इसकी बात करें रूढ़िबद्धता की, तो जो ये रूढ़िबद्धता ना, ये हमारे विकास को रोकती है, क्योंकि एक विचारधारा है जो बहुत सारे लोगों ने जिसे फॉलो कर लिया है। ये गलत है। क्यों गलत क्यों है? क्योंकि ये हमारे जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसको रोकती है। अब इसमें अगर हम एक आपको उदाहरण देना, तो एक बीपीएससी में एक स्टूडेंट था, उनका सिलेक्शन हो गया था, शादीशुदा थी, लेकिन उनके परिवार वालों ने इसलिए इजाज़त नहीं दी कि हमारे घर की बहुएं जो है एक स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर के जॉब नहीं करती, हमारे सात पुश्त में किसी ने जॉब नहीं किया इस तरह से, तो आप क्यों करेंगी? कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो विचारधाराएं है ना, इसी विचारधारा ने जो पुरानी जो सोच है, जो रूढ़िबद्धता है, कहीं ना कहीं उसके पूरे जीवन को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि उस बालिका के विकास को रोक दिया है। तो ये क्या है? ये जो रोक रहा है ये है रूढ़िबद्धता। ठीक है, कि जो व्यक्ति के विकास को, तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक विकास को, जो आधुनिक चीज़ें हैं उसको वो रोकती है कि नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमें बहुत एडवांस। ठीक है, एडवांस बनना और उसे स्वीकारना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। गलत चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो उसे अपने विचार में, व्यवहार में शामिल करना चाहिए।
खुले दिल से उसका स्वागत भी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो रूढ़िबद्धता है ना, ये रोकती है। अच्छा, कहीं ना कहीं रूढ़िबद्धता बहुत हद तक कम भी हो गई है, और जो व्यक्ति हैं वो इस आधुनिकता को स्वीकार भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ऐसे वर्ग है, आज भी कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति है जो इस जो रूढ़िबद्धता है ना उसको कहीं ना कहीं पकड़ कर बैठे हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए जो है ये उनके विकास को रोकती, क्योंकि वो आधुनिकता को आने ही देना नहीं चाहते। ठीक है, उसके बाद रूढ़िवादी परंपरा लिंग भेद को जन्म देती है। यहाँ पर बालक और बालिका को यानी कि ये बालक है और ये बालिका, इसके बीच में जो भेद है इसको जन्म देने का काम रूढ़िबद्धता करती है। अब रूढ़िबद्धता में ऐसे कौन कौन से रीज़न है, हम आगे देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं, या फिर जो भारत में ऐसे कौन कौन से रूढ़िबद्धता है कि जो देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये जो चीज़ें जो हमने कहा ना, रूढ़िबद्धता परंपरा जो है परंपराएं लिंग भेद को जन्म देती हैं, ये हम इसके आगे देख समझेंगे तो आपको विस्तृत रूप से समझ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं ये लिंग भेद को जन्म देती है कि बालक को बालिका से ज़्यादा महत्व देना, पुरुष को महिलाओं से ज़्यादा महत्व देना, कहीं ना कहीं जो उनके सोच में ये हावी है, और इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं जो है रूढ़िवादी परंपराएं जो है कहीं ना कहीं लिंग भेद को भी जन्म देती हैं। इसका मुख्य कारण हम इसे कह सकते हैं। तो ये है विशेषताएं। इसके आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आप समझेंगे मैम रूढ़िबद्धता क्या है और रूढ़िबद्धता कौन कौन से प्रकार की हमें समाज में देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें कि हमारे भारतीय समाज में जो रूढ़िबद्धता व्याप्त है, जो लिंगीय रूढ़िबद्धता व्याप्त है, तो ऐसी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो है लिंग के आधार पर रूढ़िबद्धता। अब इसके पहले हमने कहा ना आपसे कि लिंग के आधार पर, यानी कि ये बालक है और ये बालिका है। अगर बालक है तो उसको विशेष महत्व देना, विशेष उसका ख्याल रखना। ठीक है, इसमें हमने एक और आपको उदाहरण दिया था ना कि अगर एक बालक का जन्म होता है ना, तो अभी तो उसने जन्म लिया है, 7 समुंदर पार भी फोन से तुरंत मैसेज चला जाएगा, अरे भाई पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और वहीं अगर बालिका का जन्म होगा ना, तो पहले तो तुरंत ही एक बड़ी लंबी गहरी सोच में जो है वो चले जाएंगे। क्यों? हो सकता है उसमें रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी जो उत्सुकता, जो खुशी पुत्र के जन्म पर होता है, वही खुशी पुत्री के जन्म पर नहीं होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा समाज क्यों ना हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लिंग के आधार पर ये जो रूढ़िबद्धता है कहीं ना कहीं इसके कारण भी होता है। दूसरा हम देखें तो दहेज प्रथा। अच्छा, ये जो दहेज प्रथा है ना, अगर हम दहेज प्रथा की बात करें तो दहेज प्रथा जो है सबसे शुरू में अगर हम देखें तो जो राजा महाराजा थे ना, वो अपनी शान मतलब दिखाने के लिए अपनी बेटियों को सारा सामान देते, जैसे धन देते थे, भूमि देते थे, सैनिक देते थे, दास दासियां देते थे, वो अपने मन से अपनी इच्छा के अनुसार देते थे। ठीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी शान दिखाने के लिए कि भाई मेरी, और दूसरी ये भी सोचते कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो अपने मन से, कोई सामने से कोई डिमांड नहीं होती थी, लेकिन वो अपने मन से वो चीज़ जो है वो देते थे। लेकिन इसको जो है लोगों ने गलत वे में ले करके और इसे गलत रूप दे करके समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया, जो जिसने एक रूढ़िबद्धता का रूप धारण कर लिया। यहाँ पर क्या है कि समस्त लोग ने इसे अनिवार्य कर दिया। इसका उन्होंने तो अपने मन से दिया, लेकिन अब यहाँ सामने वर पक्ष भी मांगना शुरू कर दिए कि नहीं, आप अपनी बेटी को क्या दोगे दहेज के रूप में। ये जो समस्या है समाज में, सारी जो प्रथाएं हैं वो तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त हो गई है, लेकिन ये जो दहेज प्रथा है ये आज भी अपने चरम सीमा पर ही है। हाँ, ये बात सही है कि इसका स्वरूप जो है वो चेंज हो गया है। पहले था तो सीधे एक बड़ी सी लिस्ट जो है वो सामने रख दी जाती थी कि भाई हमको ये चीज़ें चाहिए, लेकिन अब वो लिस्ट तो नहीं, लेकिन लिस्ट के रूप में पहले सीधे जो दिया जाता था, लेकिन अब घुमा करके पीछे से कान पकड़ा जाता है। इसका मतलब आपको दिख नहीं रहा ना, यहाँ पर क्या है कि अगर आप 4 व्हीलर देंगे तो आपकी बेटी ना चलेगी, अगर आप वॉशिंग मशीन देंगे तो आपकी बेटी को ना आसानी होगा। तो इस तरह से घुमाकर चीज़ों की फरमाइश हो रही है, और आज पढ़ा लिखा समाज ही इसका डिमांड ज़्यादा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, चाहे बेटी के पिता के पास हो चाहे ना हो, लेकिन वो अपनी बेटी को एक अच्छा घर और वर देने के लिए सारे प्रयास करता है, उसकी क्षमता से ज़्यादा वो देता है। क्यों? क्योंकि सामने डिमांड रहती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं दहेज प्रथा के कारण भी ये जो रूढ़िबद्धता है कि नहीं दहेज देना है। अगर ऐसा कोई उदाहरण कि जो बिना दहेज के शादी हुई हो तो वो एक मिसाल बनती है। इस टॉपिक के
बेस पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी युवा वर्ग है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम इस जो प्रथा है ना, इसको समाप्त करने में अगर किसी में क्षमता है तो वो युवा वर्ग में है। वो युवा वर्ग आगे आएं और आगे आकर इस उदाहरण को प्रस्तुत करें कि हम बिना दहेज के विवाह करेंगे, क्योंकि आजकल तो लड़कियां भी पढ़ी लिखी है, ठीक है, लड़कियां भी पढ़ी लिखी है। तो इसलिए ये जो दहेज प्रथा ये समाप्त हो सकता है और ये आप लोग के द्वारा ही हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लिंगे रूढ़िबद्धता है ना, ये लिंगे रूढ़िबद्धता सबसे बड़ा जो है एक दहेज प्रथा है इसका। इसके बाद अगर हम देखें तो पिंडदान के लिए पुत्र का महत्व, पिंडदान के लिए पुत्र का महत्व बहुत अधिक है। लोग ये भी देखते हैं कि भाई अगर पुत्र ने पिंडदान किया है तो माता पिता को सीधा मोक्ष मिल गया, माता पिता को सीधा स्वर्ग मिला। हालांकि कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये प्राचीन काल से ये जो परंपराएं हैं चली आ रही है। अगर आप देखें ना तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उनको मुखाग्नि उनकी बेटी ने दिया। आप कहेंगे कि मैम बेटी, तो उन्होंने दत्तक यानी गोद लिया था बेटी को, उन्होंने जो है मुखाग्नि दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक अपवाद स्वरूप इसलिए लिया जाता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे, क्योंकि अगर 50 इक्वल भी हमको लगता है नहीं है, ऐसे 20-30% हैं कि जो इस तरह के उदाहरण कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते, पर बहुत कम उदाहरण। और अगर ये उदाहरण हमें 60-70% देखने को मिलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये जो महत्व, जो भेद है, जो लिंग भेद है, ये कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है स्त्रियों से गृह, यहाँ पर गृह लिखा है, आगे नहीं हो पाया है। यहाँ पर स्त्रियों से गृह कार्य की अपेक्षा, ठीक है, यहाँ पर है गृह कार्य की अपेक्षा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, गृह कार्य की अपेक्षा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये एक जनरली सोच रहती है कि घर के काम जो है ना वो महिलाएं ही करेंगी। अच्छा, ये कहीं लिखा तो नहीं है, पुरुष भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन हम आपको एक उदाहरण दें कि महिला पुरुष दोनों है और पड़ोस में से महिला जो है वो सोफे पर बैठी है और संजोग से पड़ोस में से कोई आ गई और वो देख रही कि किचन में पुरुष बर्तन मांज रहा है। अब ये मांज रहा, आप इमेजिन करिए, तुरंत उसके मुंह पर इतना बड़ा सा कमेंट्स, अरे कि पत्नी बैठी है सोफे पर, पुरुष जो है बर्तन मांज रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में एक ये मानसिकता फिट हो गई है कि नहीं, किचन में काम तो सिर्फ महिलाएं करेंगी, पुरुष तो, अरे पुरुष कैसे कर सकता है। हालांकि पुरुष कर सकता है, लेकिन ये जो रूढ़िबद्धता है ना कहीं उसमें व्यक्ति बंध गया है। ठीक है, तो इसलिए भी जो है हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में इस प्रकार की रूढ़िबद्धता व्याप्त है। आपने भी ये उदाहरण कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, उसके बाद है पुरुष ही घर का पालन करता, यानी कि जो फाइनेंशियल रूप में अगर पालन करता कोई है तो वो पुरुष ही है। अच्छा, ऐसे कोई उदाहरण आपने देखा है? हालांकि हो तो गलत नहीं है, पर हमको लगता है कि कहीं एक दो हो सकता है कि जहाँ पर पति पत्नी दोनों है और पत्नी कमा रही है, सरकारी जॉब पत्नी की, तो पत्नी कमा रही है, पुरुष घर में रहकर बच्चों को संभाल रहा है, घर का सारा काम देख रहा है, कर रहा है। तो क्या ये जो चीज़ है इसको समाज एक्सेप्ट करेगा या समाज इस सोच को अपना सकता है? नहीं, तुरंत कमेंट्स देना शुरू करेगा। क्यों? कि उसको, उनके दिमाग में एक ही चीज़ फिट है। हम यूपी बिहार की बात करें तो इसमें तो 100% दिमाग में फिट है कि ये जो पुरुष है वही घर का पालन करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे भारतीय समाज में अभी भी व्याप्त है और इन्हीं चीज़ों को जो है वो बदलना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिंगी रूढ़िबद्धता को जन्म देती है। तो बच्चों, पार्ट 2 में इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।